ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। हम आज के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। ग्रंथकार कहते हैं, वाक्ये तु शक्तिरभावात् शक्य संबंध रूपा लक्षणापि नास्ति। हमने लक्षणा की चर्चा की। लक्षणा शक्य संबंध तात्पर्य अनुपपत्तितः। लक्षणा क्या है? शक्य संबंध। लक्षणा कब होती है? तात्पर्य अनुपपत्तितः। इसकी चर्चा हमने की। अब प्रश्न है, वाक्य में लक्षणा होगी कि नहीं होगी? कुछ लोग वाक्य में लक्षणा मानते हैं, कुछ दार्शनिक मीमांसाकारी वाक्य में लक्षणा स्वीकार करते हैं। तो नैयायिक का कहना है कि वाक्य में लक्षणा नहीं होती है, वाक्य में लक्षणा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? वाक्य तो शक्तिर अभावात। देखिए, शक्ति किसमें है? पद में है। शक्तिमत पदम, शक्तिमत जो पद है उसको शक्त कहते हैं। पदों के द्वारा अर्थ की उपस्थिति होती है। उन अर्थों का परस्पर संसर्गावगय जो बोध है वो शब्द बोध है, वो वाक्य के द्वारा होता है। किंतु पदार्थ की जो उपस्थिति होती है वो पद के द्वारा होती है। अतः पद और पदार्थ के बीच में शक्ति है। पद में शक्ति है, वाक्य में शक्ति नहीं है। जब वाक्य में शक्ति ही नहीं है तो शक्य संबंधो लक्षणा, लक्षणा वहां पर कैसे हो सकती है? तो लक्षणा भी नहीं हो सकती। तो वाक्य तो शक्ति अभावात, शक्ति के न होने के कारण शक्य संबंध रूपा लक्षणा भी नास्ति। ठीक, ये नैयायिक का कथन है। अब इस पर विचार को आगे बढ़ाते हैं। एक उदाहरण है, यत्र गभीरायाम नद्याम घोषा इत्युक्तम। ये वाक्य प्रयोग है, गभीरायाम नद्याम घोषा किसी ने कहा। नद्याम घोषा, गंगायाम घोषा, ये उदाहरण प्रसिद्ध है। तो कोई कहेगा नद्याम घोषा, तो हम क्या करेंगे? नदी पद की नदी तीर में लक्षणा करेंगे और घोष के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, नदी तीर वृत्तिर घोषा। किंतु किसी ने कहा गभीरायाम नद्याम घोषा, गभीर जो नदी उसमें घोष है। तो यहां पर भी वक्ता का तात्पर्य यह नहीं कि जो गभीर नदी है जल प्रवाह उसमें घोष है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। इस वाक्य से भी हमको जो समझना है, वाक्यार्थ बोध होना है। क्या वाक्यार्थ बोध होना है? कि जहां पर नदी गहरी है उसके तीर में घोष है। यह वाक्यार्थ बोध कैसे होगा, ये प्रश्न है। ठीक, क्योंकि यदि हम नदी पद की लक्षणा करते हैं नदी तीर में, तो गवीरायाम नद्याम, तो गवीर पदार्थ का नदी पदार्थ के साथ अन्वय करना पड़ेगा। तो नदी पदार्थ क्या हुआ? नदी तीर। और जो नदी का तीर है वो गवीर नहीं है। गवीर पदार्थ का अन्वय नदी तीर के साथ नहीं किया जा सकता। ठीक, इसलिए वो लोग कहेंगे गवीरायाम नद्याम, ये पूरा जो वाक्य है उसकी हम लक्षणा कर देते हैं गवीर नदी तीर में, फिर उसमें घोष का अन्वय हो जाएगा। इस प्रकार से वाक्य में लक्षणा माननी चाहिए, एक मत हुआ। किंतु नैयायी कहते हैं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है तो दूसरी बात है, ऐसा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि लक्षणा करने के लिए शक्य संबंध देखना पड़ेगा। तो शक्य अर्थ पहले उपस्थित होगा, उसमें अन्वय की अनुपपत्ति होगी अथवा तात्पर्य की अनुपपत्ति होगी, तब हम लक्षणा करते हैं। क्योंकि वाक्य में तो शक्ति ही नहीं है, शक्ति के द्वारा उपस्थाप्य शक्य अर्थ ही नहीं है, तो वो विचार हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो नैयायी को पूछेंगे, चलो ठीक है, फिर आप यहाँ पर कैसे बोध करोगे? गवीरायाम नद्याम घोष में किस प्रकार सावध बोध करोगे? ये प्रश्न आएगा नैयायी के ऊपर। तो नैयायी कहेगा हम नदी पथ की ही नदी तीर में लक्षणा करेंगे। ठीक, नद्याम घोषा, गवीरायाम नद्याम घोषा, नदी पथ की हम लक्षणा करेंगे नदी तीर में। फिर वो प्रश्न करेगा नदी तीर में गवीर का अन्वय कैसे करेंगे? तो नैयायी कहेगा गवीर पदार्थ से नद्या सह अभिधान होया, हम गवीर पदार्थ का नदी तीर में अन्वय नहीं करेंगे, हमें गवीर पदार्थ का नदी में अन्वय करेंगे। गवीरा भिन्ना या नदी अभिधान में बोध करेंगे। तो गवीरा भिन्ना या नदी, गहरी जो नदी, उस नदी के तीर में घोष है, उसमें घोष का अन्वय करेंगे। इस तरह से निर्वाह हो जाएगा। तो वाक्य में लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, किंतु यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, आपका कथन ठीक नहीं है।
पूर्व पक्षी कहेगा। क्यों कहेगा? आपने कहा गभीरायाम नद्याम गोसा, यहां पर नदी पथ का अर्थ करेंगे नदी तीर, नदी पथ के लक्षण करेंगे नदी तीर में। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। किंतु गभीर पदार्थ का नदी में अन्वय करेंगे, आप बोल रहे हैं। तो एक नियम है, पदार्थ पदार्थे न अन्वयति न तो पदार्थैक देशे न। एक पदार्थ का अपर पदार्थ के साथ अन्वय होता है, एक देश के साथ अन्वय नहीं होता। एक नियम है। ठीक है, ये नियम क्यों बनाया? तो उसके लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण आता है, नित्यो घटः ऐसा प्रयोग होने की आपत्ति आएगी। यदि एक देशान्वय स्वीकार किया जाए तो नित्यो घटः ये भी प्रयोग होने लगेगा, ये भी प्रयोग प्रामाणिक होने लगेगा। ठीक है, कैसे? देखिए, तो किसी ने कहा नित्यो घटः, हम कहेंगे वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि घट में नित्यत्व का अन्वय नहीं किया जा सकता। तो सामने वाला कहेगा घट पद का अर्थ क्या है? घटत्ववान, क्योंकि जात्याकृति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति है, तो घटत्व विशिष्ट घट में समवाय संबंध घटत्व विशिष्ट घट में घटपद की शक्ति है। ठीक, तो नित्यो घट जब हम बोल रहे हैं तो नित्यत्व का अन्वय हम घट के साथ नहीं करेंगे, अभी तो घटत्व के साथ करेंगे। नित्यत्व विशिष्टम यद घटत्वम तद्वान घटः, तो यद्यपि घट में नित्यत्व का अन्वय नहीं हो सकता, तथापि घटत्व में नित्यत्व का अन्वय हो सकता है। तो नित्यो घटः ये भी वाक्य प्रामाणिक होने लगेगा। किंतु नित्यो घटः यह वाक्य प्रामाणिक है ऐसा कोई स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि पदार्थ पदार्थे न अन्वयति न तो पदार्थ के देशे न। एक पदार्थ का अपर पदार्थ के साथ अन्वय होता है, पदार्थ का जो एक देश है उसके साथ अन्वय नहीं होता। घटपद का अर्थ घटत्व विशिष्ट घट है, तो घटत्व एक देश है, पदार्थ एक देश है, उसके साथ जो पदार्थांतर है नित्यत्व, उसका अन्वय नहीं किया जा सकता, वो साधु नहीं असाधु है। उसी प्रकार से आप क्या कर रहे हो? नदी पद का अर्थ आपने कहा नदी तीर, तो यहाँ पर पदार्थ हो गया नदी तीर, नदी पदार्थ हो गया नदी तीर, उसमें गंभीर पदार्थ का अन्वय करना चाहिए, क्योंकि एक पदार्थ का अपर पदार्थ के साथ अन्वय होता है। किंतु आप क्या कर रहे हो? आप कहते हैं कि गंभीर पदार्थ का नदी के साथ करेंगे, और नदी पदार्थ नहीं है। यहाँ पर नदी पद का अर्थ नदी नहीं है, नदी पद का अर्थ है नदी तीर, तो उसमें एक देश है नदी। समझ में आ रही बात? तो नदी जो है पदार्थ एक देश है, तो आप पदार्थ एक देश के साथ अपर पदार्थ गंभीर पदार्थ का अन्वय करने जा रहे हैं, जो कि प्रामाणिक नहीं। ठीक, तो ये प्रश्न उपस्थित होगा। समझ में आया? क्या प्रश्न उपस्थित हुआ कि आप नदी पद का अर्थ करेंगे नदी तीर, और एक देश हुआ नदी, पदार्थ एक देश, उस नदी के साथ गंभीर पदार्थ का अन्वय आप करने जा रहे हो। आपने कहा गंभीर पदार्थ से नद्या स अभिधान हुआ, और नदी जो है यहाँ पर पदार्थ नहीं है, किसी पद के द्वारा उपस्थापित अर्थ नहीं है। वो पद के द्वारा उपस्थापित जो अर्थ है समुदाय नदी तीर, उसका एक देश मात्र है, तो एक देश अन्वय प्रामाणिक नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा। तो नैयायिक कहता है क्वचित एक देशान्वय भी स्वीकृतत्वात्, सामान्यतः एक देशान्वय स्वीकार नहीं किया जाता। जो आपने नियम बताया पदार्थ पदार्थे न अन्वयति न तो पदार्थ एक देशे न, ये नियम है, इस नियम के बारे में हम जानते हैं, किंतु यह नियम सार्वत्रिक नहीं है, कहीं कहीं हम इस नियम को छोड़ देते हैं। ऐसे स्थल में जहां पर एक देशान्वय माना जाता है, जैसे एक उदाहरण आप लीजिए, चैत्रस्य गुरुकुलम, एक उदाहरण है, चैत्रस्य गुरुकुलम, चैत्र का गुरुकुल। इस प्रयोग में चैत्र पदार्थ का हम गुरु के साथ अन्वय करते हैं, गुरुकुल के साथ अन्वय नहीं करते, तो यहां पर एक देशान्वय प्रामाणिक है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और विशेष जब चिंतन होता है तो वास्तव में चैत्र का गुरु के साथ भी अन्वय नहीं किया जाता, चैत्र का गुरुत्व के साथ अन्वय किया जाता है। चैत्र शिष्य है और गुरु में गुरुत्व है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चैत्र का अन्वय वास्तव में गुरु के साथ नहीं करते, चैत्र का अन्वय हमको यहाँ पर करना पड़ता है गुरुत्व के साथ। चैत्र निरूपितम यद गुरुत्वम तद्वान यह गुरु तस्य कुलम, तो यहाँ पर एक देशान्वय होता है और ये एक देशान्वय प्रामाणिक है। चैत्रस्य दास भार्या ये प्रयोग है, दास की भार्या है, तो चैत्र का चैत्रस्य दास भार्या, तो चैत्र का अन्वय जो दास भार्या है उसके साथ चैत्र का अन्वय नहीं करना है,
चैत्रस्य यह दासः तस्य भार्या चैत्र निरूपितम यद दासत्वम। तो यहाँ पर भी हम चैत्र का अन्वय दासत्व के साथ करते हैं। यहाँ पर एक देशान्वय होता है, यह एक देशान्वय प्रामाणिक है। ठीक है। एक प्रयोग आता है संपन्नो ब्रीहि, व्युत्पत्तिवाद आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहुत विचार है इस पर। संपन्नो ब्रीहि, तो वहां पर ब्रीहि पदोत्तर जो सुविभक्ति है उसका अर्थ है एकत्व। उस एकत्व का अन्वय ब्रीहि के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रीहि एक नहीं है, अनेक ब्रीहि है। तो वहां पर क्या करते हैं, ब्रीहित्व में एकत्व का अन्वय करते हैं। इस प्रकार से अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर एक देशान्वय प्रामाणिक होता है। ठीक है। अतः जो नियम हमने बनाया, पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन, ये जो नियम आपने बताया यह नियम ठीक है, किंतु ये इस नियम की प्रवृत्ति सर्वत्र नहीं होती है। ठीक है। इसलिए ग्रंथकार कह रहे हैं क्वचित एक देशान्वय भी स्वीकृतत्वात्, कहीं कहीं एक देशान्वय भी स्वीकृत होता है। अतः हम क्या करेंगे, नदी पद का अर्थ करेंगे नदी तीर, तो पदार्थ के देश जो हो गया नदी, उस नदी के साथ गंभीर पदार्थ का अभिधान्वय बोध करेंगे। ठीक, ये तो एक समाधान हुआ। दूसरा समाधान है यदि तत्र एक देशान्वय न स्वीक्रियते, यदि आप आग्रह करते हो कि एक देशान्वय प्रामाणिक नहीं है, ठीक, तो उसके लिए भी हमारे पास समाधान है। फिर भी हमको वाक्य में लक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, नदी पद की ही गंभीर नदी तीर में लक्षण कर देंगे। गंभीरायम नद्याम घोष प्रयोग है, तो नदी पद की हम लक्षण करेंगे गंभीर नदी तीर में। तो क्या होगा, गंभीर नदी तीर वृत्तिर घोषः, ये वाक्यार्थ वो तो हो जाएगा। तो प्रश्न आएगा गंभीर पद तो व्यर्थ हो गया अब, क्योंकि नदी पद का ही अर्थ आपने कर दिया गंभीर नदी तीर, तो केवल नद्याम घोषः कहने से उतना वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, गंभीर नदी तीर वृत्तिर घोषः। तो जो गंभीर पद है वो व्यर्थ हो जाएगा, ये प्रश्न आएगा। तो इस प्रश्न के लिए ग्रंथकार कहते हैं गंभीर पदम तात्पर्य ग्राहकम। देखिए यहाँ पर गंभीर पद समीप में उच्चरित है, अतएव हम नदी पद के लक्षण करते हैं गंभीर नदी तीर में। ठीक है। जब कोई केवल नद्याम घोषा कहता है उस समय में हम क्या करते हैं, नदी तीरे घोषा, नदी तीरे वृत्तिर घोषा ऐसा अर्थ करते हैं। वहां पर हम गंभीर नदी तीरे वृत्तिर घोषा ऐसा अर्थ नहीं करते, किंतु गंभीर पद का उच्चारण समीप में होने के कारण नदी पद का अर्थ हम करेंगे गंभीर नदी तीर। तो गंभीर पदम तात्पर्य ग्राहकम, गंभीर पद को सुन करके हम समझते हैं कि वक्ता का तात्पर्य है कि नदी पद का अर्थ गंभीर नदी तीर, तो तात्पर्य ग्राहक है। ठीक, अब यहाँ पर हमको एक देशान्वय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नदी पद का अर्थ हो गया गंभीर नदी तीर, उसमें हम घोष का अन्वय करेंगे, सप्तमी का अर्थ है वृत्तित्व, तो गंभीर नदी तीर वृत्तिर घोषा, हो गया काम। तो दोनों उपाय है, यदि एक देशान्वय स्वीक्रियते तदा नदी पदस्य नदी तीरे लक्षणा गंभीर पदार्थस्य नद्या सह अभिधान्वयः, यदि तत्र एक देशान्वय न स्वीक्रियते तदा नदी पदस्य गंभीर नदी तीरे लक्षणा गंभीर पदम तात्पर्य ग्राहकम। ठीक है, स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो उदाहरण दिया गया था सामान्य वाक्य का उदाहरण दिया गया था, अब समस्त पद का उदाहरण दे रहे हैं। तो जो समस्त पद होता है नैयायिक के दृष्टि में वह समस्त पद वाक्य होता है, सक्तम पदम। अब हमारा प्रश्न है, हमने जो अभी चर्चा की सामान्य जो वाक्य है वहां किस प्रकार से पद शक्ति के द्वारा ही निर्वाह करना है, वाक्य में लक्षण नहीं करनी है, ये हमने उदाहरण से देखा। अब हमको विचार करना है कि जो समस्त पद है वो भी वाक्य, तो वहां पर कैसे निर्वाह करेंगे, वहां पर वाक्य में लक्षण मानेंगे अथवा पद शक्ति के द्वारा ही निर्वाह करेंगे, अथवा पद में लक्षण मान लिए। ठीक, तो वाक्य में कैसे निर्वाह होगा ये प्रश्न है। तो उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं बहुव्रीहो अपि एवं, बहुव्रीहि समास का पहले उदाहरण ले रहे हैं। तो जहां पर बहुव्रीहि समास है, चित्रगु पदादौ, चित्रगु शब्द है, चित्राः गावो यस्य स चित्रगु। ठीक है, चित्राः गावो यस्य स चित्रगु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो गोपः गोस्वामी जिसके पास चित्र विचित्र कई गाय हैं। तो चित्राः गावः यस्य स चित्रगु, तो चित्रगु शब्द का अर्थ होता है चित्र गोस्वामी, चित्र जो गाय उसका स्वामी।
ऐसा अर्थ उसका हमको निकालना है। चित्रगुप्त शब्द का ये अर्थ होता है। तो जो वाक्य में लक्षण मानते हैं वो कहेंगे चित्रगु ये जो समुदाय है, चित्र एक पद है, एक गो पद है, ठीक है। और व्याकरण की दृष्टि से ये इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, तो ये चित्रगु एक पद हो जाता है, तो उसकी लक्षण कर लेते हैं, ठीक। किंतु नैयायिक की दृष्टि से सक्तम पदम, तो चित्र एक स्वतंत्र पद है, गो एक स्वतंत्र पद है, इसलिए दोनों पद अपने अर्थ की उपस्थिति कराते हैं। उन अर्थों का परस्पर संसर्गावगाही बोध होता है, इसलिए वाक्य है, ठीक। तो वाक्य है तो ठीक है, लेकिन वाक्यार्थ बोध कैसे होगा, पदार्थ की उपस्थिति कैसे होगी, चित्र गोस्वामी ये अर्थ कैसे आएगा, ये हो गया प्रश्न। तो उसके लिए कहेंगे यदि एक देशान्वय स्वीक्रियते, यहाँ पर भी दो बात देखनी है, एक देशान्वय यदि स्वीक्रियते, यदि न स्वीक्रियते। तो प्रथम पक्ष है यदि एक देशान्वय स्वीक्रियते, तब क्या करेंगे, गोपद की हम लक्षण करेंगे गोस्वामी में, तो गो पदार्थ हो गया गोस्वामी, उसका एक देश हो गया गो, उस गो के साथ चित्र पदार्थ का अवेदान्वय बोध करेंगे। तदा गोपदस्य गोस्वामिनी लक्षण गवि चित्रा भेदान्वय। तो जो गो है वो पदार्थ नहीं है, पदार्थ क्या है, गो पद का अर्थ क्या है, गोस्वामी। तो एक देश हो गया गो, गो रूप जो अर्थ है वो पदार्थ एक देश है, उसके साथ जो चित्र पदार्थ है उसका अवेदान्वय बोध करेंगे, चित्रा भिन्न जो गो उसका स्वामी, ऐसा अर्थ आएगा। ये होगा एक देशान्वय, ठीक। यदि तू एक देशान्वय न स्वीक्रियते, यदि एक देशान्वय को स्वीकार नहीं करेंगे, तब क्या उपाय है, तब उपाय है तथा गोपदस्य चित्र गोस्वामी ने लक्षणा, गोपद की लक्षणा करेंगे चित्र गोस्वामी में। अब प्रश्न आएगा गोपद का ही अर्थ चित्र गोस्वामी है, तो चित्रपदम व्यर्थम, तो कहेंगे न व्यर्थम चित्रपदम तात्पर्य ग्राहकम। गौ अस्थि जब कोई कहता है तो वहां पर हम चित्र गोस्वामी ऐसा अर्थ नहीं करते, जब चित्रगु शब्द का कोई प्रयोग करता है तब हम गोपद की लक्षणा करते हैं चित्र गोस्वामी में, तो चित्रपदम तात्पर्य ग्राहकम। इस प्रकार से सर्वत्र अन्यत्र भी समास स्थल में निर्वाह करना चाहिए, ठीक। एक और उदाहरण ग्रंथकार दे रहे हैं बहुब्रीहि का, एवं आरूढ़ बानरो वृक्ष, आरूढ़ बानर वृक्ष, तो ये आरूढ़ बानर एक समस्त पद है, तो एक आरूढ़ पद है एक बानर पद है। तो यहाँ पर ये आरूढ़ बानर यम वृक्षम स वृक्ष आरूढ़ बानर, ये बहुब्रीहि समास हुआ है, ठीक है। जिस वृक्ष में बानर चढ़ा हुआ है ऐसा वृक्ष, वो जो आरोहण क्रिया हो रही है, बानर में आरोहण क्रिया है, उस आरोहण क्रिया का जो कर्म है वो वृक्ष है। आरूढ़ बानर यम वृक्षम सह वृक्ष आरूढ़ बानर, आरूढ़ बानर पदार्थ का वृक्ष पदार्थ के साथ अवेदान बोध करना है, आरूढ़ बानरा भिन्न वृक्ष, जो आरूढ़ बानर है वही वृक्ष है, ठीक। ये तो ठीक है, ये अर्थ हमको निकालना है, ये अर्थ आएगा कैसे, यदि आप वाक्य में लक्षण करेंगे तो आरूढ़ बानर हम इस समुदाय के ही हम लक्षण कर देंगे बानरारोहण कर्म में, बानर का जो आरोहण क्रिया उस आरोहण क्रिया का कर्म वृक्ष है, ठीक। तो लेकिन हमको क्या करना है, अभी हमको तो पद शक्तिया निर्वाह करना है, वाक्य में तो शक्ति अभावात शक्य संबंध रूपा लक्षणा भी नास्ति कहा है, तो वहां पर बानर पद की ही बानरारोहण कर्म में लक्षणा करेंगे, बानर शब्द का अर्थ करेंगे बानरारोहण कर्म, और जो आरूढ़ पदम से तात्पर्य ग्राहकम, ठीक है। तो बानरारोहण कर्मा भिन्न वृक्ष, इस प्रकार का बोध यहाँ पर बन जाएगा। एवं अन्यत्र भी, इस प्रकार से अन्यत्र भी समास स्थलों में जहां पर आपको लगता है कि वाक्य की लक्षणा करनी चाहिए, बिना वाक्य की लक्षणा किए काम नहीं चलता, वहां पर आप एक देशान्वय करके अथवा अवशिष्ट जो पद है उसको तात्पर्य ग्राहक मान के निर्वाह कर सकते हैं जहां पर आवश्यकता हो, ठीक है। तो वाक्य में कहीं पर भी लक्षणा नहीं माननी है, पद शक्ति के द्वारा सर्वत्र निर्वाह होता है। तो देखते हैं अन्य उदाहरण पर ग्रंथकार क्या कहते हैं। जो तत्पुरुष का उदाहरण ले रहे हैं, तत्पुरुष हेतु पूर्व पदे लक्षणा, तो तत्पुरुष स्थल में भी लक्षणा हमको करनी होती है, तो पूर्व पद में लक्षणा करेंगे, ठीक। उदाहरण है राजपुरुष, राज्ञ पुरुष राजपुरुष, तो राजपुरुषादि पदे राज पदार्थ है ना पुरुष पदार्थ से साक्षात नान्वय। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, राजपुरुष है प्रयोग है, तो राज पद का अर्थ हो गया राजा, पुरुष पद का अर्थ हो गया पुरुष, तो दो पदार्थ है, उन दोनों के बीच में हमको अन्वय करना है।
तो हम लोग कहेंगे कि राज पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ साक्षात स्वत्व संबंध है ना, क्योंकि हम राजा का पुरुष में अन्वय करने जा रहे हैं। तो जब राजा का पुरुष में अन्वय करेंगे तो स्वत्व संबंध। अब पुरुष का यदि राजा में अन्वय करना होगा तो स्वामित्व संबंध। राजा क्योंकि स्वामी है और राजा का स्व पुरुष है, तो पुरुष में जब राजा का अन्वय करेंगे तो स्वत्व संबंधेन अन्वय भवति। ठीक है, तो स्वत्व संबंधेन राज विशिष्ट पुरुष, ऐसा बोध कर देंगे। ऐसा हम सोच रहे थे अथवा ऐसा बोलने वाले थे, तो ग्रंथकार कहते हैं नहीं नहीं, राज पदार्थ है ना पुरुष आदि पदार्थ से साक्षात नान्वय, वहां पर साक्षात अन्वय नहीं कर सकते। हम लोग क्या करने जा रहे थे, राज पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ साक्षात स्वत्व संबंध अन्वय करने जा रहे थे। प्रथमतः ये उपस्थित हो रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा करना चाहिए, किंतु ग्रंथकार कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते, तो एक नियम बनाया, एक नियम बाधक है। नियम क्या है, निपातातिरिक्त नामार्थयोर भेदेन अन्वय बोधस्य अव्युत्पन्नत्वात्। निपात से अतिरिक्त जो नामार्थ होते हैं, दो नामार्थ, दो प्रातिपदिकार्थ, उनका भेद संबंध से अन्वय अव्युत्पन्न है। देखिए दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक अभेद संबंध, एक भेद संबंध। ठीक है, तो अपने में अपना जो संबंध है, दो पदार्थ जो भिन्न नहीं होंगे तो उनका जो संबंध होगा वो अभेद संबंध होगा। अभेद को छोड़ करके दुनिया के सारे संबंध भेद संबंध है। हम यहाँ पर क्या करने जा रहे थे, राज पुरुष समास स्थल में राज पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ स्वत्व संबंध से अन्वय करने जा रहे थे। स्वत्व संबंध है ना राज विशिष्ट पुरुष, किंतु जो स्वत्व संबंध है वो भेद संबंध है। तो राज पदार्थ वो प्रातिपदिकार्थ एक नामार्थ है, और जो पुरुष है वो भी नाम है, तो जो पुरुष पदार्थ है वो भी नामार्थ है। तो नामार्थ है जो दो नामार्थ हैं, उन दो नामार्थों का वेदान्वय बोध अव्युत्पन्न है, नहीं हो सकता। यहाँ पर जो निपाता अतिरिक्त पद दिया है उसका प्रयोजन अभी हम जान लेंगे। तो अभी हमको समझ में क्या आया, दो नामार्थों का, दो प्रातिपदिकार्थों का भेद संबंध से भेदे न अन्वय बोध अव्युत्पन्न है। इस नियम को हमको समझ लेना है। तो राजा एक नामार्थ है, पुरुष अपर नामार्थ है, दो नामार्थों के बीच में अभेद संबंध में अन्वय बोध तो हो सकता है, किंतु भेद संबंध से अन्वय बोध नहीं हो सकता। तो राज पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ स्वत्व संबंध में अन्वय बोध हम नहीं कर सकते। आपने जो नियम बताया निपाता अतिरिक्त नामार्थ और भेदेन अन्वय बोधस्य अव्युत्पन्नत्वात्, इस नियम को मानने में क्या युक्ति है, इसको स्वीकार क्यों करते हैं? तो ग्रंथकार कहते हैं अन्यथा राजा पुरुषः इत्यत्रापि तथा अन्वय बोध स्यात्। राजा पुरुषः ये वाक्य, तो राजा पुरुषः कोई जब बोल रहा है तो राजा ये भी प्रथमांत है, पुरुषः ये भी प्रथमांत है। तो यहाँ पर राजा भिन्न पुरुषः यह अवेदान्वय बोध होता है। किंतु यदि हम माने कि दो नामार्थों के बीच में वेदान्वय बोध व्युत्पन्न है, इस नियम को यदि हम स्वीकार नहीं करते तो हमको क्या समझ में आया कि जैसे हम यहाँ क्या करने वाले थे, राजपुरुष समास स्थल में राज पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ शुद्ध संबंध से अन्वय करने वाले थे, उसी प्रकार से राजा पुरुष यहाँ पर भी राजपद का अर्थ हुआ राजा, पुरुष पद का अर्थ है पुरुष। तो राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ इन दोनों के साथ में वेदान्वय बोध होने की आपत्ति आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वेदान्वय बोध नहीं होता, इससे हमको नियम बनाना पड़ा कि दो जो नामार्थ होंगे, दो जो प्रातिपदिकार्थ होंगे, उनके बीच में वेदान्वय बोध अव्युत्पन्न है। तो प्रश्न अभी हमारे सामने है कि राजपुरुष समास स्थल में वाक्यार्थ बोध तो होता है, कोई वाक्य प्रयोग कर रहा है तो वाक्यार्थ बोध तो होता है, तो वहां पर हम साक्षात वेदान्वय बोध नहीं कर सकते, तो कथम तत्र शब्द बोध, ये प्रश्न अभी है। तो ग्रंथकार क्या कहेंगे इसके समाधान में, राजपुरुष समास स्थल में राजपद की हम लक्षणा करेंगे राज संबंधी में। अब राज पदार्थ हो गया राज संबंधी, अपर पदार्थ है पुरुष, तो राज संबंधी और जो पुरुष है उन दोनों के बीच में अभेदान्वय बोध हो जाएगा राज संबंध भिन्न पुरुषः, क्योंकि दो प्रातिपदिकार्थों के बीच में, दो नामार्थों के बीच में वेदान्वय बोध अव्युत्पन्न है, अवेदान्वय बोध तो हो सकता है। ठीक है, तो राजपद की लक्षणा करेंगे राज संबंधी में और पुरुष पदार्थ के साथ उसका अवेदान्वय बोध हो जाएगा, ये ग्रंथकार को आगे बताना है। ठीक, किंतु अभी ग्रंथकार क्या कहने जा रहे हैं, आपने जो नियम बनाया निपाता अतिरिक्त नामार्थयो भेदेन अन्वय बोधस्य अव्युत्पन्नत्वात्, यहाँ पर जो निपाता अतिरिक्त विशेषण देने की क्या आवश्यकता है?
आप इतने नियम बनाइए, नामार्थ और भेदेन अन्वय बोध से अव्युत्पन्नत्वात्, दो नामार्थों के बीच में भेदान्वय बोध अव्युत्पन्न है, ऐसा क्यों नहीं कहा? तो ग्रंथकार कहेंगे घटः पटो न, ये प्रयोग है, ये प्रयोग साधु प्रयोग है, सब लोग प्रयोग करते हैं, घटः पटो न प्रामाणिक प्रयोग है। तो यहाँ पर क्या होता है, घट पदार्थ है, एक पट पदार्थ है, एक नए पदार्थ है, तीन पद है, घट पद, पट पद, नए पद, तीनों का अर्थ है, घट पद का अर्थ हुआ घट, पट पद का अर्थ हुआ पट, और नए पद का अर्थ हुआ भेद, नए अर्थ भेद है। तो घटा पट होना जब कोई बोलता है तो क्या बोल रहा है, जो घट है वो पट नहीं है, पट भेदवान घट, ये उसका अर्थ है। ठीक, तो हम करते क्या है, पट पदार्थ का अन्वय जो नए अर्थ भेद में कर देते हैं, केवल संबंध न करेंगे, पट का भेद में किस संबंध से अन्वय करेंगे, पट प्रतियोगी का भेद, हम प्रतियोगिकत्व संबंध है ना, अथवा इसको हम प्रतियोगिता संबंध कहते हैं। प्रतियोगी का अभाव के साथ जो अन्वय हम करते हैं वो प्रतियोगिता संबंध उसको कहा जाता है। ठीक, तो पट का नया अर्थ जो भेद है उसमें हमने अन्वय किया प्रतियोगिता संबंध है ना, इसको आप प्रतियोगिकत्व भी कह सकते हैं। तो घट प्रतियोगी का भेद, हम उस भेद का पुनः आश्रयता संबंध है ना, घट में अन्वय करेंगे, भेदवान घट। ठीक, तो एक प्रातिपदिकार्थ हुआ पट, उस प्रातिपदिकार्थ का जो नए अर्थ अपर जो प्रातिपदिकार्थ भेद, उसके साथ प्रतियोगिता संबंध से अन्वय किया। अब प्रतियोगिता संबंध भेद संबंध है, वो अवैध संबंध तो है नहीं। और फिर जो नए अर्थ भेद है, जो प्रातिपदिकार्थ है, उसका घट में अन्वय किया, भेदवान घट आश्रयता संबंध है ना, तो जो आश्रयता संबंध है वो भी भेद संबंध है, वो अवैध संबंध नहीं है। तो यहाँ दो प्रातिपदिकार्थों के बीच में भेदन अन्वय बोध हो रहा है, और आप बोलते हैं दो नामार्थों के बीच में भेदान्वय बोध अव्युत्पन्न है, इदम कथम, ये हो गया प्रश्न। इस प्रश्न के समाधान के लिए ग्रंथकार कहते हैं अतएव हमने उस नियम में निपातातिरिक्त विशेषण लगा दिया। ऐसे नामार्थ जो निपातार्थ न हो, निपात से अतिरिक्त जो नाम, उनका जो अर्थ अर्थात जो नामार्थ है वो निपातार्थ नहीं होना चाहिए। तो नए है, नए की निपात संज्ञा होती है, तो नए क्या है, निपात है, तो नए निपात होने के कारण नए अर्थ निपातार्थ है। तो निपातार्थ के साथ नामार्थ यदि निपातार्थ है तो निपातार्थ के साथ अन्य जो नामार्थ है उनका भेदान्वय बोध होता है। अतः हमने नियम में क्या बता दिया, निपात से अतिरिक्त जो नामार्थ होते हैं उनके बीच में भेदान्वय बोध अव्युत्पन्न है, अर्थात निपातार्थ और प्रातिपदिकार्थ के साथ तो भेदान्वय बोध हो सकता है। अतः घट पटो न, यहाँ पर घटपटाभ्याम, घट और पट के साथ जो नए हैं उसका साक्षात अन्वय हो रहा है। ठीक है, इसका अर्थ क्या समझना है, जो घट पदार्थ है और पट पदार्थ है उसके साथ जो नए अर्थ भेद है उसका हम साक्षात अन्वय कर रहे हैं भेद संबंध से, होने पर भी कोई समस्या नहीं। ठीक, अतः क्योंकि हमने निपातातिरिक्त विशेषण दे दिया है। समझ में आई बात? आगे देखते हैं। नीलो घट इत्यादि नामार्थ अवैध संबंधेन अन्वयात भेदेन इति, निपातातिरिक्त नामार्थयो भेदेन, भेदेन कटा देते हैं, निपातातिरिक्त नामार्थयो अन्वय बोध से अव्युत्पन्नत्वात्, इतने कह दो। निपातार्थ से अतिरिक्त जो नामार्थ होते हैं उनका अन्वय बोध होता ही नहीं, भेदेन कहने की क्या जरूरत है, ये हो गया प्रश्न। तो उसका उत्तर क्या है, नीलो घटा प्रयोग लीजिए। तो नीलो घटा का अर्थ होता है नीला भिन्नो घटा, क्योंकि जो नील पदार्थ है वही घट पदार्थ है, तो इन दोनों के बीच में हम अवेदान्वय बोध करते हैं, नीला भिन्नो घट, अवेद संबंधी नामान घट, ऐसा हम लोग बोध करते हैं। तो यहाँ पर तो अवेदान्वय बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो नील भी नामार्थ है, घट भी नामार्थ है, तो नील पदार्थ और घट पदार्थ के बीच में अन्वय बोध हो रहा है, साक्षात अन्वय बोध हो रहा है। अब ये प्रयोग प्रामाणिक है। यदि हम नियम बना दें कि निपातातिरिक्त नामार्थों का अन्वय बोध ही अव्युत्पन्न है, तो नीलो घट यहाँ पर भी अन्वय बोध अव्युत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि नीलो घट यहाँ पर अवेदान्वय बोध व्युत्पन्न है, अन्वय बोध प्रामाणिक है। अतः हमको क्या कहना है, भेदेन, भेद संबंध ना अन्वय बोध अप्रामाणिक है दो नामार्थों के बीच में ही। यहाँ पर नीलो घट में हम अवैध संबंध से अन्वय करने जा रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक, नीलो घट इत्यादि नामार्थ अवैध संबंध अन्वयात भेदेन इति। ठीक, अब प्रश्न है न च राजपुरुष इत्यादि लुप्त विभक्ति स्मरणम कल्पमिति वाच्यम। तो राजपुरुष इस समास स्थल में हम राज पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ भेदान्वय बोध नहीं कर सकते, तो वहां पर हम अन्वय बोध किस प्रकार से करेंगे, ये प्रश्न भी बना हुआ है।
तो किसी ने कहा, एक समाधान दिया कि राजा पुरुष यहाँ पर हम लुप्त विभक्ति का स्मरण करते हैं। राज्ञ पुरुष समास हुआ है, तो राजपदोत्तर जो षष्ठी विभक्ति है उसका हम स्मरण कर लेंगे। तो यदि स्मरण करेंगे तो क्या होगा, राज पदार्थ हो गया राजा, षष्ठी जो विभक्ति है उसका अर्थ हो जाएगा संबंध, वही संबंध स्वतः संबंध। तो राज पदार्थ का विभक्ति अर्थ के साथ अन्वय करेंगे। अब दो नामार्थ का अन्वय बोध करने में आपका बाधा है। नामार्थ और जो विभक्ति अर्थ है, प्रातिपदिक अर्थ का विभक्ति अर्थ के साथ अन्वय करने में तो कोई बाधा नहीं है। तो राज पदार्थ का जो विभक्ति अर्थ है संबंध स्वत्व, उसके साथ अन्वय करेंगे राज निरूपित स्वत्वम। फिर उस स्वत्व का पुरुष के साथ अन्वय करेंगे, तो राज निरूपित स्वत्ववान पुरुष, ऐसा अन्वय बोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बढ़िया समाधान है। तो एक किंतु ग्रंथकार कहेंगे ऐसा समाधान ठीक लग रहा है, किंतु ऐसा हम कर नहीं सकते। न तो राजपुरुष इत्यादि लुप्त विभक्ति स्मरणम कल्प्यम इति वाच्यम। तो ग्रंथकार कहते हैं अस्मित विभक्तिरपि ततो बोधोदयात। आपका कथन ठीक है, यदि हम लुप्त विभक्ति का स्मरण करें तब समाधान हो सकता है। राज पदार्थ हो गया राजा, विभक्ति अर्थ हो गया संबंध, और पुरुष पदार्थ है ये पुरुष, तो राज निरूपित संबंधवान पुरुष ऐसा अन्वय बोध कर सकते हैं। ठीक, किंतु अस्मित विभक्तिरपि ततो बोधोदयात, अस्मित विभक्ति ऐसा व्यक्ति जिसको विभक्ति का स्मरण नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है, जिसको विभक्ति का स्मरण नहीं हो रहा है, ऐसा जो व्यक्ति, किसी के सामने हमने कहा राजपुरुषम पश्य, तो जिस व्यक्ति को राजपुरुष श्रवण हुआ, इस वाक्य को उसने सुना, किंतु राजपदोत्तर जो षष्ठी विभक्ति है उसका स्मरण उसको नहीं हुआ, फिर वे राजपुरुष कहने पर राजा का पुरुष सिपाही ऐसा अर्थ समझ लेता है। तो जो अस्मृत विभक्ति है, जिस व्यक्ति को विभक्ति का स्मरण नहीं होता, जिस व्यक्ति को विभक्ति का स्मरण होगा वह तो क्या करेगा, विभक्ति अर्थ का स्मरण करके अन्वय बोध कर लेगा। किंतु जिस व्यक्ति को विभक्ति का स्मरण नहीं हो रहा है, जो अस्मृत विभक्ति है, उसको भी उस वाक्य से बोध होता है, तो उसको कैसे होगा, उसका भी तो हमको निर्वाह करना पड़ेगा। अतः यह समाधान उचित नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक, तो समाधान तो नहीं हुआ, फिर तो अभी तो प्रश्न बना हुआ है, तो समाधान क्या है वास्तव में, तो ग्रंथकार कहने जा रहे हैं तस्मात् अतः राजपदादौ राज संबंधी न लक्षणा। जैसे हमने आपको बता दिया, राजपद की हम राज संबंधी में लक्षणा करते हैं। राजपद की जो पूर्व पद है, तत्पुरुष है तो पूर्व पद है लक्षणा, तो राजपद की हम लक्षणा करेंगे राज संबंधी में। तस्य च, उस राज संबंधी पदार्थ का जो अपर पदार्थ है पुरुष पदार्थ, उसके साथ अवेदान बोध करेंगे राज संबंधी भिन्न पुरुष। इस प्रकार से हम निर्वाह करते हैं तत्पुरुष समास स्थल में। ठीक, ये हो गया तत्पुरुष का उदाहरण। तो आगे बढ़ते हैं, द्वंद्व हेतु द्वंद्व समास का उदाहरण लेते हैं। दव खदिरो छिंदी इत्यादौ दव खदिरश्च विभक्त्यर्थ द्वित्व प्रकारेण बुध्येते तत्र न लक्षणा। तो नैयायिक कहने जा रहे हैं कि जहां द्वंद्व समास हो रहा है, दो प्रकार के द्वंद्व होते हैं, संहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, तो दव खदिरो ये जो द्वंद्व है ये इतरेतर द्वंद्व है। ठीक है, द्वंद्व हेतु दव खदिरो छिंदी इत्यादौ दव खदिरश्च विभक्त्यर्थ द्वित्व प्रकारेण बुध्येते तत्र न लक्षणा। दव खदिरश्च विभक्त्यर्थ द्वित्व प्रकारेण बुध्यते। तो देखिए दव खदिरो यहाँ पर द्वंद्व समास है, दवश्च खदिरश्च दव खदिरो। ठीक है, उसमें छेदन क्रिया का अन्वय करना है, तो यहाँ धव पद का अर्थ हुआ धव और खदिर पद का अर्थ हुआ खदिर, और विभक्ति अर्थ है द्वित्व, तो द्वित्व प्रकार है ना, धव और खदिर का बोध हो जाएगा, शक्ति से निर्वाह हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई अतिरिक्त अर्थ उपस्थित नहीं हो रहा है। जैसे राजपुरुष में क्या हो रहा था, राज संबंध भिन्न पुरुष, तो एक संबंधी पदार्थ उपस्थित हो रहा था, तो उस अर्थ को उपस्थित करने के लिए हमको लक्षणा करनी पड़ी। ठीक है, गभीरायाम नद्याम घोष, तो वहां पर गभीर नदी तीर अर्थ उपस्थित हो रहा है, तो कोई अतिरिक्त पदार्थ, ऐसा अर्थ जो जिस अर्थ को पद नहीं बता रहा है, ऐसा अर्थ वाक्यार्थ बोध में भाषित हो रहा है, तो उस अर्थ को गृहित करने के लिए हमको लक्षणा करनी पड़ती है। चित्रगु चित्रपद है, गोपद है, स्वामी अर्थ को बताने के कोई पद नहीं है, तो हमको वहां लक्षणा करनी पड़ती है। किंतु धव खदिरो यहाँ पर धव अर्थ को बताने के लिए धव पद है, खदिर अर्थ को बताने के लिए खदिर पद है, और द्वित्व को बताने के लिए अविभक्ति है। तो जो अर्थ साधुबोध में भाषित होते हैं वो सारे के सारे अर्थ पद के द्वारा उपस्थित हो रहे हैं, तो यहाँ पर लक्षणा करने की कोई जरूरत नहीं है, तत्र न लक्षणा। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। न तो साहित्य लक्षणा वाच्यम,
अब यहाँ पर जो अन्य दार्शनिक है मीमांसक आदि, उनका कथन है कि यहाँ पर साहित्य में लक्षणा होती है। दावा खदीर और छिंदी, यहाँ पर दावा खदीर मात्र बोधित नहीं होता है, दावा खदीर का जो साहित्य है वो भी बोधित होता है। प्राथमिक रूप से आप साहित्य शब्द का अर्थ कर सकते हैं सहवर्तित्व। तो सहवर्ती जो दावा खदीर, तो सहवर्तित्व रूप जो साहित्य है वो भी समास दावा खदीर कहने पर सहवर्तित्व रूप जो साहित्य है वो भी वाक्यार्थ बोध में बोधित होता है। और उस साहित्य को बताने का कोई पद यहाँ पर नहीं है, अतः लक्षणा करनी चाहिए, ऐसा किसी का मत है। तो प्रश्न कर रहे हैं साहित्य लक्षणा, तो साहित्य में लक्षणा करनी पड़ेगी। यदि लक्षणा नहीं करेंगे तो साहित्य रूप अर्थ कैसे भाषित होगा? तो नैयायिक कहते हैं साहित्य रूप अर्थ भाषित होता ही नहीं है, और जहां साहित्य नहीं होता वहां भी द्वंद्व होता है। साहित्य शून्य और अभी द्वंद्व दर्शनात्। एक जंगल में धाब है, दूसरे जंगल में खदीर है। तो पिता ने पुत्र को कहा तब खदीरो छिंदी, धाब को भी काटो खदीर को भी काटो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों में सहवर्तित्व हो, साहित्य हो, एक साथ रहते हों। साहित्य से भाव साहित्यम। ठीक है, एक जंगल में धाब है, दूसरे जंगल में खदीर है, तो पहले धाब को काटेगा फिर बाद में जाकर के खदीर को काटेगा। तो वहां तो साहित्य नहीं है, फिर भी प्रयोग क्या हो रहा है? दवा खदीरो छिंदी। तो यहाँ पर द्वंद्व हो रहा है। तो साहित्य शून्य और अभी द्वंद्व दर्शनात्, अतः साहित्य अर्थ नहीं है, तो लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, वो लोग कहेंगे न तो एक क्रिया नोहित रूपम साहित्यम अस्ति इति वाच्यम। साहित्य का अर्थ सामानाधिकरण नहीं लेना है हमको। ठीक है, एकाधिकरण वृत्तित्व सहवर्तित्व नहीं लेना है। यहाँ पर साहित्य का अर्थ एक क्रियान्वयित्वम, एक क्रियान्वयित्व रूप साहित्य विवक्षित है। तो एक क्रिया छेदन क्रिया के साथ दव का भी अन्वय हो रहा है, खदीर का भी अन्वय हो रहा है। भले दव दूसरे जंगल में है और खदीर दूसरे जंगल में है, किंतु छेदन क्रिया के साथ तो दव का भी अन्वय हो रहा है, खदीर का भी अन्वय हो रहा है। दव कर्मकम छेदनम और खदीर कर्मकम छेदनम। तो एक क्रियान्वयित्व है, यहाँ पर साहित्य है। तो एक क्रियान्वयित रूप साहित्य विद्यमान है, वो अर्थ भाषित होता है, अतः उस अर्थ को बताने के लिए लक्षणा करनी चाहिए। ये प्रश्न हो गया। ठीक, तो नैयायी कहते हैं क्रिया भेदेपि तव खदिरो पश्य छिन्नी इत्यादि दर्शनात् साहित्य से अनुभवाच। कहते हैं देखिए एक क्रियान्वयित रूप साहित्य है ऐसा भी आप मान नहीं सकते। कदाचित संभव है, हो सकता है, सर्वत्र नहीं हो सकता। एक प्रयोग है दव खदिरो पश्य छिन्दी, तव खदिरो पश्य छिन्दी, ऐसा पिता ने कहा पुत्र को। तो उसका तात्पर्य क्या है? धवम पश्य खदिरम छिन्दी, ये उसका तात्पर्य है। क्रमशः अन्वय कर लेते हैं। तो आपको देखो वो काटने लायक हुआ कि नहीं हुआ है, और खदीर को काट लो, वो काटने लायक हो गया, हमने पहले देखा है उसको। ठीक है, तो क्या प्रयोग है? धव खदिरो पश्य छिंदी। तो धव का अन्वय दर्शन क्रिया के साथ हो रहा है और खदीर का अन्वय छेदन क्रिया के साथ हो रहा है। तो एक क्रियान्वयित रूप साहित्य यहाँ पर विद्यमान नहीं है, फिर भी यहाँ पर द्वंद्व समास हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एक बात है कि जहां पर साहित्य नहीं होता है वहां पर भी द्वंद्व होता है। आप एक क्रियान्वयित रूप साहित्य का भी प्रतिपादन नहीं कर सकते। एक तो सामान्य कथन है। दूसरा कथन है साहित्य से अनुभवाच। जब हम शब्दबोध करते हैं तो धव खदीरो छिंदी है अथवा धव खदीरो पश्य छिंदी है, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं वहां पर शब्दबोध में साहित्य का अनुभव हमको नहीं होता। हमको इतना ही अनुभव होता है कि धव को काटना है, खदीर को काटना है। धव कर्मकम छेदनम खदीर कर्मकम छेदनम, यहाँ पर भी धव कर्मकम दर्शनम खदीर कर्मकम छेदनम। साहित्य अनुभव का विषय नहीं होता। तो जो अनुभव का विषय होता ही नहीं, जो शब्दबोध में वास्तविक ही नहीं हो रहा है, तो उस अर्थ को उपस्थित करने के लिए हम लक्षण क्यों करें? अतः द्वंद्वेतु न लक्षणा। ठीक, अतएव, तो एक प्रमाण दे रहे हैं। देखो द्वंद्व में लक्षण नहीं है, इसमें हम एक प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण है? तो एक प्रयोग है राज पुरोहितो सायुज्य कामो यजयाताम, एक प्रयोग है। ठीक है, वैदिक प्रयोग है राज पुरोहितो सायुज्य कामो यजयाताम। सायुज्य के कामना से जो राज पुरोहित हैं, दो राज पुरोहितो, इसका अर्थ हमको अभी निकालना है कि इसका अर्थ क्या है। सायुज्य मोक्ष के कामना से यज्ञ करें, कौन? राज पुरोहितो। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न है कि राज पुरोहितो ये जो प्रयोग है यहाँ पर कौन सा समास करना है? राज्ञः पुरोहितः राज पुरोहितः तौ राज पुरोहितौ, राजा के दो पुरोहित, ये आपने किया तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास यदि करते हैं तो क्या अर्थ आएगा
कि दो राजा के दो पुरोहित हैं, वो सायुज्य की कामना से यज्ञ करें, तो पुरोहित बैठ करके यज्ञ करेंगे, राजा यज्ञ नहीं करेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। एक एक उपाय हो सकता है। ठीक, यदि आप द्वंद्व करेंगे राजा च पुरोहितश्च राज पुरोहितो, तो एक राजा एक पुरोहित है, तो दो हैं तो द्विवचन हो जाएगा। तो राजा पुरोहितो यदि याताम साहित्य काम हो, साहित्य की कामना से राजा और पुरोहित दोनों मिलकर के यज्ञ करें, यह अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि राजा के जो दो पुरोहित हैं वो यज्ञ करें अथवा राजा और पुरोहित यज्ञ करें, तत्पुरुष समास करना है अथवा द्वंद्व समास करना है, ये हो गया विवाद का विषय। तो जब निर्णय लिया गया तो निर्णय लिया गया कि यहाँ पर द्वंद्व करना चाहिए, न कि तत्पुरुष। क्यों? युक्ति क्या है कि द्वंद्व लेना चाहिए, तत्पुरुष नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये वैदिक प्रयोग है। तो वेद स्थल में यदि मुख्यार्थ से काम चलता है तो लक्षणा नहीं की जाती, यदि लक्षणा करना पड़े तो उचित नहीं है। जहां गत्यंतर नहीं हो वहां तो लक्षणा किया जाता है, किंतु मुख्यार्थ से यदि काम चलता है, शक्यार्थ से यदि काम चलता है, तो वही मुख्य अर्थ को ही लेना चाहिए। यदि आप यहाँ पर तत्पुरुष समास करेंगे तो पूर्व पद में लक्षणा करनी पड़ेगी, राज संबंधी जो दो पुरोहित, ये गौरव है। ठीक है, उसकी अपेक्षा यदि द्वंद्व करेंगे तो द्वंद्व में राजा और पुरोहित, राज पदार्थ भी उपस्थित है, पुरुष पदार्थ भी उपस्थित है, द्वित्व पदार्थ भी उपस्थित है, तो यहाँ लक्षणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अतः लक्षणाभावात द्वंद्व आश्रियते, मुख्यार्थ से हमारा काम चलता है, लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, किंतु आप कहते हो कि द्वंद्व में क्या करना चाहिए, साहित्य में लक्षणा करनी चाहिए। तो द्वंद्व में यदि हम साहित्य में लक्षणा करें तो तत्पुरुष में भी लक्षणा हो रही है, द्वंद्व में भी लक्षणा हो रही है, तो यहाँ पर जो द्वंद्व समास का आश्रय किया गया, एक आश्रय उचित नहीं होता। ठीक है, तो एक प्रमाण है, तस्मात् साहित्यादिगम नार्थः, इसलिए साहित्य आदि अर्थ करना नहीं है। किंतु वास्तवो भेदो यत्र तत्र द्वंद्वः, जहां पर दो ऐसे पदार्थ जिनमें वास्तव में भेद होता है उनमें द्वंद्व समास होता है, किंतु वहां पर लक्षणा करने कोई आवश्यकता नहीं है। दो अपने अपने जो दो अर्थ होंगे, स्वतंत्र दो अर्थ होंगे, उनकी द्वित्व प्रकार उनका भान हो सकता है। ठीक, किंतु जब ग्रंथकार ने कहा किंतु वास्तव भेदो यत्र तत्र द्वंद्वः, तो एक प्रश्न उपस्थित हुआ। क्या प्रश्न उपस्थित हुआ? नील घटयोर अवेद, एक प्रयोग है। ठीक है, कितना बढ़िया प्रयोग है, नील घटयो अवेद, नील और घट के बीच में अभेद है, हमको बोलना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो नील है वो घट है, नील और घट के बीच में अभेद है। किंतु नील घटयो जो शब्द बन रहा है, कैसे बन रहा है? नीलश्च घटश्च नील घटौ तयो नील घटयो, तो यहाँ हमने किया है द्वंद्व समास। ठीक है, अब प्रश्न है कि यहाँ द्वंद्व समास हुआ कैसे? क्योंकि द्वंद्व समास वही होता है जहां समस्यमान जो दो पदार्थ है उनमें वास्तव में भेद होना चाहिए। तो नील पदार्थ और घट पदार्थ, इन दोनों में भेद नहीं, भेद नहीं है, खुद वाक्य ही बता रहा है, नील घट अभेद, नील पदार्थ और घट पदार्थ में अभेद है, भेद नहीं है। किंतु नील घटयो ये बन कैसे रहा है? द्वंद्व समास से बन रहा है, नीलस्य घटस्य नील घट नील घटयो, तो यहाँ पर द्वंद्व हुआ कैसे? यदि जहां पर वास्तव में भेद होता है वहीं पर द्वंद्व समास होता है, तो यहाँ पर द्वंद्व नहीं होना चाहिए। कथम कथम द्वंद्व, ये हो गया प्रश्न। ठीक, तो इसका उत्तर देते हैं, तत्र नील पदस्य नीलत्वे घट पदस्य घटत्वे लक्षणा। हम करते क्या है, नील घट, यहाँ पर नील पद की हम लक्षणा करेंगे नीलत्व में और घट पद की लक्षणा करेंगे घटत्व में। ठीक है, तो नील पदार्थ क्या हुआ? नीलत्व, नीलत्व का अर्थ है नील रूप, यहाँ पर नीलत्व जाति नहीं लेना है। ठीक है, तो नील पद का अर्थ क्या हुआ? नीलत्व नील रूप, और घट पद का अर्थ क्या हुआ? घटत्व लक्षणा के द्वारा। तो नील रूप और घटत्व उन दोनों में भेद है, तो पदार्थ भिन्न भिन्न हो गए, नील पदार्थ और घट पदार्थ में भेद है, तो वास्तव में भेद होने के कारण यहाँ पर द्वंद्व समास आदि हो गया। फिर प्रश्न आएगा, यदि नील पदार्थ और घट पदार्थ भिन्न भिन्न है तो अवेद ऐसा अन्वय कैसे करेंगे? नील घट अवेद, या अवैध पदार्थ का अन्वय फिर कैसे करेंगे हम? क्योंकि नील पदार्थ और घट पदार्थ तो भिन्न भिन्न है, तो नील घटयो भेद ऐसा प्रयोग होना चाहिए, अवेद प्रयोग असाधु हो जाएगा। ठीक, तो ग्रंथकार कहते हैं अवेद इत्यस्य च आश्रया वेद इत्यर्थात, यहाँ पर अवेद का अर्थ करना है आश्रया वेद, मतलब नील पद का जो अर्थ है नील रूप और घट पद का जो अर्थ है घटत्व, उन दोनों का जो आश्रय है वो एक ही घट है, उसमें अवेद है, ऐसा उसका अर्थ करना चाहिए। ठीक है, तो क्या निर्णय हुआ कि द्वंद्व समास स्थल में
लक्षणा करने कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी पदार्थ है ये स्वतंत्र रूप से भाषित शक्ति के द्वारा यहाँ पर निर्वाह हो सकता है। ठीक, तो हमको लगता है कि हमको आज का पाठ यहीं पर विश्राम करना चाहिए। आगे की जो चर्चा है वो हम अगली कक्षा में करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।